हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम राशिद और स्टडी कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में बैठते हो तो उत्तर प्रदेश विषय से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, उसी का मेरा एक पहला लेक्चर है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और ये लेक्चर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि शायद यूट्यूब पर अभी तक ऐसा लेक्चर ना बना हो। तो दोस्तों, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और मेरी हर एक वीडियो का आपको पता चलता रहे। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तियाँ। मैं उन हस्तियों के बारे में बात करूँगा दोस्तों जो उत्तर प्रदेश से उनका किसी न किसी प्रकार से नाता रहा हो, उत्तर प्रदेश में जन्मे हो, मृत्यु उत्तर प्रदेश में हुई हो या जन्मे कहीं और है लेकिन उनका नाता उत्तर प्रदेश से रहा हो। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने विश्व के अंदर, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे वो अबुल फजल हो, चाहे वो अमीर खुसरो हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, गौतम बुद्ध। ये सारे व्यक्ति हैं और इनका व्यक्तित्व इतना ज़बरदस्त है कि इन्होंने पूरे विश्व के अंदर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है ये और प्लीज़ आप इसको शेयर कर देना, अपने दोस्तों से बताना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें। और दोस्तों, एक बात और है, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो प्लीज़ आप कॉपी लेकर बैठा करें, पेन लेकर बैठा करें और जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगती हो, महत्वपूर्ण लगती हो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, आप उसको नोट कर लिया करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पढ़ाना लिखाना सब बेकार है। तो अपना कॉपी पेन तैयार रखो और बैठ जाओ पढ़ने के लिए। तो मैं पहला टॉपिक लेकर चल रहा हूँ अपना, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध हस्तियाँ। इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, उन सबको देखेंगे। अगर मैं महात्मा बुद्ध की बात करता हूँ दोस्तों, महात्मा बुद्ध के ऑलरेडी मैं पूरे 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। पूरा बौद्ध धर्म मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ। आप मेरी प्ले लिस्ट में जाना और उन सारी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना और शेयर कर देना। दोस्तों, गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया देवी थी और इनके पिता शुद्धोधन थे। इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था जो आज के समय में नेपाल में है, रुम्मनदेही के नाम से। दोस्तों, ये बहुत बड़े बाद में सिद्धार्थ जो थे महात्मा बुद्ध बने, लेकिन उससे पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या की थी। उनको मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ। आज तो बस मैं इसका मेन पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था, जिसको बौद्ध धर्म के अंदर महाभी निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यह घटना महाभी निष्क्रमण कहलाई। और ये जब घर से निकलते हैं तो विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। बाद में फाइनली ये बोध गया पहुँचते हैं और इनको वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये उस समय पर पुनपुन नदी यानी कि निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वैशाख पूर्णिमा का दिन था और उस समय इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, इनका जन्म 563 में तो लुम्बिनी में, लेकिन जब इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये बोध गया से लेके पूरे भारत में घूमे। मैंने एक पूरा चार्ट बनाया दोस्तों, उस चार्ट को अच्छे से समझ लेना। बहुत मेहनत करी है मैंने उस चार्ट को बनाने में। और फाइनली ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आते हैं, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व इनका निधन हो जाता है। और इस घटना को बौद्ध धर्म के अंदर महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, जो आज के समय नेपाल में, और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी कुशीनगर में हुई थी और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। और एक बहुत बड़ा होली स्थान भी है, यानी कि यहाँ पर पूरे विश्व के अंदर जितने भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं वो सब कुशीनगर आते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना आप लोग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनकी शादी यशोधरा से हुई थी और इनका एक पुत्र था राहुल। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। ये आपको ध्यान, एक क्वेश्चन आया भी था
एग्ज़ाम में कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी। तो ध्यान रखना बोधि वृक्ष, और बोधि वृक्ष का जो ये पीपल का वृक्ष था, परंतु जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यही वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर देखो लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश से इनका कहीं ना कहीं किसी प्रकार से नाता रहा है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनका निधन हो जाता है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वाणभट्ट। दोस्तों वाणभट्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त कवि गुजरे हैं संस्कृत के। दोस्तों इनका जो जीवन काल है इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। कई बार तो ये बोला जाता है कि वाणभट्ट का जन्म मध्य प्रदेश के सोन में हुआ था, और बहुत जगह ये भी लिखा हुआ है कि इनका जन्म बिहार के छपरा में हुआ था। तो दोस्तों ये आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कन्नौज में हुई थी, क्योंकि उस समय ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन जो राजा गुजरे, बहुत ज़बरदस्त राजा गुजरे हैं, उनके दरबारी कवि थे, और उन्होंने अपने राज्य की जो राजधानी बनाया था वो कन्नौज को बनाया था। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी हैं। एक का नाम है आपका हर्षचरित्रम, और दूसरे का नाम था कदम्बरी। ये दोनों याद कर लेना, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया, हर्षचरित्र और कदम्बरी। दोस्तों जब वाणभट्ट कदम्बरी उपन्यास को लिख रहे थे, दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, विश्व का पहला उपन्यास है, भारत का नहीं पूरे विश्व का पहला उपन्यास है कदम्बरी, जो कि वाणभट्ट द्वारा रचित है कदम्बरी। लेकिन जब ये कदम्बरी उपन्यास को लिख रहे थे उसी समय पर इनका निधन हो जाता है। तो बाद में इनका जो उपन्यास था ये कदम्बरी, ये इनका पुत्र भूषण भट्ट राव, ध्यान रखना भूषण भट्ट राव इनका पुत्र था, वो इस पूरे के पूरे उपन्यास को कंप्लीट करता है। हर्षचरित्र और कदम्बरी दोनों संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। दोस्तों हर्षचरित्र में पूरा जो हर्षवर्धन राजा थे उनका राजपाट दिखाया गया है, उनका इंसाफ दिखाया गया है, उन्होंने किस तरीके से अपने प्रशासन को चलाया और किस तरीके से उन्होंने परेशानियों का सामना करते हुए एक बहुत बड़ा एम्पायर करा और अखंड भारत को जोड़ने की कोशिश की। मैं हर्षवर्धन का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, सच बता रहा हूँ, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतना ज़बरदस्त टॉपिक है। दोस्तों हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक ये हर्षवर्धन के दरबार में रहे, और वहाँ पर इन्होंने अपनी जो किताबें थी वो लिखी। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा है, इनका जन्म बिहार में हुआ था, बिहार का छपरा में हुआ था, और इन्होंने 2 किताबें लिखी है, हर्षचरित्र और कदम्बरी। ठीक है, ये याद कर लेना आप लोग, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणभट्ट वाला 606 से 646 ईस्वी तक ये यहाँ पर रहे। अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो की अगर मैं बात करता हूँ, इनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद था, जो कि उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में 1253 ईस्वी को जन्मे थे, और सबसे पहले इन्होंने हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया था। चूँकि ये फ़ारसी कवि थे, ध्यान रखना ये फ़ारसी कवि थे, लेकिन इन्होंने हिंदवी शब्द का इस्तेमाल किया था, और ये अपने आप को तोता हिंद बोलते थे, यानी कि इनकी जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा पतली बारीक थी, अच्छी थी, इसलिए इनको तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन हज़ारों बार एग्ज़ाम में पूछा गया कि किस व्यक्ति को तोता हिंद के नाम से जाना जाता है, अमीर खुसरो को। ठीक है, और ये सूफ़ी परंपरा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, आगे देखो, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा के ज़िला पटियाली यानी कि कासगंज में होता 1253 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया, ये आपको ध्यान रखना, फ़ारसी कवि थे, और ये अपने आप को क्या बोलते थे, तोता है हिंद, और इन्हें भारत में खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन, अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, तोता हिंद किसको बोला जाता है, अमीर खुसरो को बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अबुल फजल। दोस्तों अगर मैं अबुल फजल की बात करता हूँ तो इनका जन्म 14 जनवरी 1551 ईस्वी को हुआ था आगरा के अंदर, और ये अकबर के दरबारी कवि थे, और कह सकते हो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल, मुल्ला दुबियाजा और ये आपके अबुल फजल, मान सिंह, ये सारे नवरत्न थे अकबर के दरबार में। दोस्तों इन्होंने, अबुल फजल ने अकबरनामा भी लिखा था और आईन अकबरी, 2 किताबें इन्होंने लिखी है।
दोनों बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ध्यान रखना, इतिहास का भी पार्ट है ये आपका, और ये आपका उत्तर प्रदेश विशेष भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात यहाँ पर दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी 1602 ईस्वी में, बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने इनकी हत्या कर दी थी। क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने शहजादा सलीम को अकबर के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी और इसी के जुल्म में इनको मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बीरबल बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है दोस्तों। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इनका जो जन्म हुआ था वो कानपुर में होता है, एक ब्राह्मण परिवार में दोस्तों। ठीक है, ये अपनी जो हाजिर जवाबी थी उसके लिए बहुत अच्छे से जाने जाते थे और इस वजह से अकबर के बहुत ज़्यादा करीब थे। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट इसमें यह भी आता है कि ऐसे कौन से प्रथम हिंदू थे जिन्होंने अकबर का दीन इलाही, जो धर्म अकबर ने चलाया था, उस धर्म को माना था, उस धर्म में शामिल हुए थे। तो दोस्तों वो बीरबल ही थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम हिंदू दरबारी थे, हिंदू थे जिन्होंने अकबर का दीन इलाही धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। बीरबल मुग़ल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, सर्वाधिक लोकप्रिय ब्राह्मण दरबारी थे। ठीक है, बीरबल की व्यंग्यपूर्ण कहानियाँ और काव्य रचना उन्होंने बीरबल को प्रसिद्ध बनाया था। बीरबल ने दीन इलाही धर्म को अपनाया था और प्रथम हिंदू थे ये। बीरबल का जन्म जो हुआ था वो 1528 में विक्रमी में कानपुर ज़िले के त्रिविक्रमपुर में हुआ था, जिसको आज के नाम से तिकवापुर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, बीरबल की जो मृत्यु हुई थी वो 1586 ईस्वी में हुई थी। सर सैयद अहमद खां, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट, सर सैयद अहमद खां मुस्लिम समाज सुधारक थे। इन्होंने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा की ओर प्रोत्साहित किया ताकि प्रत्येक मुस्लिम वो अपने दीन की पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, मतलब अपने इस्लाम धर्म की पढ़ाई के साथ साथ वो आधुनिकता से भी जुड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत का विकास हो सके। और मुसलमान उस समय पर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, आज भी पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम थी। तो इन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, समाज सुधार आंदोलन किए। क्लियर है, ये पॉइंट आपको याद रखना। इनका जन्म जो हुआ था वो 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, सैयद ख़ानदान में। ठीक है, ये एक बहुत बड़े मुस्लिम शिक्षक थे, विधिवेता थे और आपके दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। इन्होंने अलीगढ़ के अंदर एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ठीक है, और ये जो इन्होंने स्थापना की थी वो 14 मई 1875 ईस्वी को की थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन थी, 4 पॉइंट थे ये। ठीक है, तो उनमें उन चारों यूनिवर्सिटी में सबसे पुरानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी जो 1875 में बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई थी। इस टाइम पे तो जब इन्होंने स्थापना की थी वो थी एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ में इनकी स्थापना की थी और बाद में यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से कहलाई गई। सर सैयद अहमद खां ऐसे महान मुस्लिम समाज सुधारक और भविष्य दृष्टा थे जिन्होंने शिक्षा के लिए जीवन भर प्रयास किया और मुसलमानों में नई शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे। ठीक है, और उसी के लिए इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को कोई नहीं जानता, हर कोई चाहता है कि हमारे घर से जो लेडीज़ हो, लड़कियां हो, वो रानी लक्ष्मीबाई बने, क्योंकि इनका हौसला इतना ज़्यादा बुलंद था। ये महिला होकर और अपने छोटे से बच्चों को पीठ पर बांधकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी और लड़ते लड़ते ग्वालियर के किले में ये वीरगति को प्राप्त हो गई। दोस्तों, यहाँ पर इनका जो साथ दिया था वो तात्या टोपे ने दिया था। तात्या टोपे बहुत ही ज़बरदस्त उस समय योद्धा थे, क्योंकि ये गोरिल्ला युद्ध करते थे, अपने साथियों के साथ जंगलों में छिप जाते थे और जब अंग्रेज़ आते थे जिस रास्ते से, उस रास्ते पर जाकर उनके ऊपर पीछे से आक्रमण करते थे और पूरी की पूरी उनकी टुकड़ी को ख़त्म कर देते थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को परेशान करने वाले कौन थे? तात्या टोपे। ठीक है, और इन्होंने किसका साथ दिया था? रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई का जो बचपन का नाम था वो मणिकर्णिका था, ये ध्यान रखना, क्या नाम था? मणिकर्णिका। प्यार से लोग इनको मनु बुलाते थे। ठीक है, यह बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया कि रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से क्या बुलाते? मनु बुलाते थे और बचपन का नाम मणिकर्णिका था।
इनका जो जन्म हुआ था 19 नवंबर को, ठीक है, ये ध्यान रखना, 19 नवंबर 1835 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था, वाराणसी के भदेनी नगर में हुआ था, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ग्वालियर में हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से इन्हें लोग मनु कहकर बुलाते थे। इनकी माता का नाम भगीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर से हुआ था। उन्होंने अंग्रेज़ों के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने राज्य हड़प नीति को शुरू किया था भारत के अंदर। राज्य हड़प नीति इतिहास का पॉइंट है, लेकिन हल्का सा बता देता हूँ। राज्य हड़प नीति क्या थी कि जिस भी राजा कोई भी आधिकारिक पुत्र नहीं होता था, उनका सारा राजपाट अंग्रेज खुद ही अपने राज्य में विलय कर लेते थे। होता क्या था, इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर दत्तक पुत्र लेने का अधिकार को खो दिया था। मतलब कोई भी दत्तक पुत्र नहीं लेगा, अगर दत्तक पुत्र वो ले लेता है तो उसको उस राज्य का आधिकारिक राजा घोषित नहीं कर सकते। तो ये राज्य हड़प नीति थी। माल्या राजा एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए, उनकी ज़िंदगी समाप्त होगी, तो उनके बाद उनका राजपाट उनका पुत्र करेगा। यहाँ पर इन्होंने दत्तक पुत्र लेने का अधिकार ख़त्म कर दिया, और जब दत्तक पुत्र का अधिकार ख़त्म कर दिया तो उस राजा के मरने के बाद में अंग्रेज उसके राज्यों को अपने शासन में मिला देते थे। बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को मिला, संतारा था उसमें, ठीक है, वो हमारे इतिहास का पॉइंट है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डलहौजी की राज्य हड़प नीति का विरोध किया था। 18 जून 1858 को ग्वालियर में ये शहीद हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हो गई थी। नाना साहेब जो अंग्रेज़ों के खिलाफ कानपुर में लड़े और अंग्रेज़ों को यहाँ पर हटा दिया था, उनको हरा दिया था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, विभीषण छिपे हुए होते हैं। जो इनकी दोस्त है मान सिंह, उन्होंने अंग्रेज़ों को इनकी सूचना दे दी और इनको पकड़ के फांसी पर लटका दिया था, ठीक है। इनका बचपन का नाम धोतूपन था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि नाना साहब के बचपन का नाम क्या था, धोतूपन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाना साहब जो 1857 की क्रांति में कानपुर से लड़े थे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था नाना साहब का 1824 में वेणुग्राम में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के संगोत्र भाई थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तात्या टोपे जिन्होंने अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा परेशान किया, नाक में दम कर रखा, उन्होंने नाक में चने चबाए, ये तात्या टोपे थे, ठीक है। और तात्या टोपे जगह जगह लड़े, इनको गोरिल्ला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे का जो जन्म हुआ था 1814 ईस्वी में मेनांसिक के निकट पटोदा जिले में येवला नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पांडुरंग त्र्यंबक भट्ट तथा माता का नाम रुक्मणी भाई था। इसी वजह से इनको जो प्यार से पांडुरंग भी कहते थे, ठीक है। नाना साहब अंग्रेज़ की फ़ौज के सेनापति थे और एक सफल सेनापति थे। इनको गोरिल्ला युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना, इनको महामना भी बोला जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत बड़े संघ प्रचारक भी थे। पंडित मदन मोहन मालवीय एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे और इन्होंने बनारस के अंदर यानी काशी हिंदू विश्वनाथ विद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से आज जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है और यहाँ से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1915 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इनका जन्म जो था 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। 1919 अमृतसर और 1928 कलकत्ता अधिवेशन के ये अध्यक्ष भी रहे थे। महामना 1909, 1918, 1930 और 1932 को, ये ध्यान रखना, 1909, 1918, 1930 और 1932 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और 24 दिसंबर 2014 को इन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। 1915 इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। मालवीय जी वर्ष 1909, 1918, 1930 और 1932 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए थे। इनका निधन, मालवीय जी का निधन 85 वर्ष की आयु में हो गया था 12 नवंबर 1946 को। और आगे चलेंगे हम इनको देखेंगे, इनको 24 दिसंबर 2014 को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो मोदी जी ने इनको 24 दिसंबर 2014 को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान
भारत रत्न से सम्मानित किया था। ठीक है दोस्तों, मोतीलाल नेहरू बहुत ज़बरदस्त व्यक्तित्व के धनी थे। ठीक है, इनका जन्म 6 मई 1861 को आगरा में हुआ था। दोस्तों, ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का चैलेंज स्वीकार किया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने चैलेंज दिया था कि भारत के लोगों से भारत का संविधान नहीं बनेगा। इन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और 1928 ईस्वी को इन्होंने सर्वप्रथम नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। और वो नेहरू रिपोर्ट क्या थी? वो भारत के संविधान का प्रथम मसौदा था। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये कई बार भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ 1919 में अमृतसर में रहे। ठीक है, 1919 अमृतसर अधिवेशन में रहे, 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में रहे और 1923 को इनकी जो थी लड़ाई होगी, मतलब बात ख़राब हो गई किसके अंदर? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। और 1923 को इन्होंने देशबंधु के साथ में, चित्तरंजन देशबंधु के साथ में अपनी एक अलग पार्टी खड़ी कर दी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी किसकी थी? तो ये मोतीलाल नेहरू की थी। और मोतीलाल नेहरू वही शख्स हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ कांग्रेस पार्टी से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और 1928 में कांग्रेस द्वारा स्थापित भारतीय संविधान आयोग के ये अध्यक्ष भी बने थे। इसी आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी और मोतीलाल नेहरू का जो निधन हुआ था 1931 में इलाहाबाद में हो गया था। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है राम प्रसाद बिस्मिल का। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े शायर, ठीक है, बहुत बड़े साहित्यकार थे राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जो जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में हुआ था। और इन्होंने एक गीत भी लिखा था, देशभक्ति गीत आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोश बाजुए कातिल में कितना है। ये इनका लिखा हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल का। 1925 में काकोरी कांड हुआ था जिसमें इनको दोषी पाया गया था और इनको गोरखपुर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको देखना। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये पॉइंट है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1847 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले में हुआ था। इनके पिता मुरलीधर और माता मूलमती थी। ठीक है, ये एक राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषी इतिहासकार व साहित्यकार थे और इन्होंने इस वाले गीत को दोस्तों, इस टॉपिक की मैं दूसरी वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आपके साथ। ठीक है, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। दोस्तों, अब मैं जैन धर्म आपको पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश विशेष भी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम हैं और आपके यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है और लेखपाल का भी आने वाला है। तो दोस्तों, आप तैयारी करते रहना और प्लीज़ जब आप पढ़ो तो कॉपी पेन ज़रूर अपने पास रखना। थैंक यू दोस्तों।